हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जी के जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के जीएस पे। आज हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का जो टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता होगा। सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना कोई समय गंवाएं चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, टॉपिक पे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जरूर शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के ही द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और सिंधु सभ्यता का जो आकार है ना, यानी कि इसका जो विस्तार हुआ है वो त्रिभुजाकार के रूप में हुआ है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं। जब आप इस लेक्चर को सुनने बैठते हैं या कभी आप बुक में भी पढ़ते हैं, तो ऐसे जैसे मान लीजिए आप गो थ्रू पढ़िएगा तो इससे नहीं होगा। उस पे दोस्तों थिंक करना सोचिए। कोई भी लाइन है तो मान लीजिए वन लाइनर फैक्ट ही है, आप इस चीज को विजुअलाइज करना सीखिए। जैसे ही विजुअलाइज कोई चीज को करिएगा तो उससे होगा क्या, आपके माइंड में है ना ज्यादा दिन तक बना रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे। तिथि निर्धारण की जो कार्बन 14 यानी C14 की खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र V.F. लीवी के द्वारा किया गया था। कहने का मतलब क्या है, तो कार्बन 14 की जो खोज है ना, वो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे V.F. लीवी, इसी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। C14 पद्धति जो है जिसमें कार्बन 14 की जो मात्रा है ना, जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। वहीं पे हम सिंधु सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी है वो द्रविड़ है और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक भी जाने जाते थे, 1924 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी, यानी कि अनाउंस किया था। कौन? तो सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो है वो दास्क नदी के किनारे है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे है। और वो स्थित कहाँ है, तो सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है, तो वो बलूचिस्तान में है, यानी ये पाकिस्तान का भाग है। पूर्वी जो पुरा स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी के किनारे कहाँ है, तो आलमगीरपुर, ये जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं पे उत्तरी पुरा स्थल की जब बात करते हैं तो वो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट। अब अखनूर कहाँ है, तो मांदा में। और मांदा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, वहां पे स्थित है। उसके बाद दक्षिणी पुरा स्थल की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी पुरा स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद में स्थित है। और दाइमाबाद कहाँ है, तो अहमदनगर जिला में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हमने पहले देखा पूर्वी पुरा स्थल जो कि हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर में। वहीं पे उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के किनारे है अखनूर के निकट मांदा में। और दक्षिणी पुरा स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद में है। आइए आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता जो है या फिर कहिए सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है, यानी कि नाम दिया गया है। अब वो 6 कौन है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन है। धौलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भी किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल है गुजरात राज्य में ही खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है जिसका नाम मोहनजोदड़ो है,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है, जबकि भारत में इसका जो सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी स्थित कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसकी खोज? तो राखी गढ़ी की खोज। उसके बाद है लोथल एवं सूतकोतदा। लोथल एवं सूतकोता की जब बात करते हैं तो यह किसकी बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का जो प्रयोग का साक्ष्य है वो कहाँ से देखने को मिलता है? वो कालीबंगन से ही देखने को आपको मिलता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है वह संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में से माना जाता था, जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड है उसका लंबाई आपका दे रखा है 11.88 मीटर लंबा। वहीं पे चौड़ाई की बात करेंगे तो 7.01 मीटर, और गहराई की बात करेंगे तो 2.43 मीटर गहरा था। यानी कि स्नान स्नान कुंड जो होगा उसमें क्या क्या होगा? तो लंबाई भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। ये तीनों दे रखा है 11.88 मीटर क्रम से, और 7.01 मीटर और 2.43 मीटर। और इस स्नान कुंड में जो है दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, और चारों ओर जो है कमरे बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए जो पानी है वो कहाँ से निकाला जाता था? तो कुएं से निकाला जाता था, और उसके उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसा माना जाता है। अग्निकुंड जो है, जिसको आप यज्ञ वेदी भी कह सकते हैं, लोथल एवं कालीबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है, जिसे पशुपति नाथ भी कहते हैं। उन्हीं की मूर्ति मिली है। किनकी? तो पशुपति नाथ की। अब ये जो मिली है मूर्ति, उनके चारों ओर क्या क्या विद्यमान थे वो भी देखते हैं। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा यही विराजमान है। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की एक कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जो है मूर्ति मिली है। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा की जो मोहरों पर सबसे अधिक जो है ना वो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और यहाँ से जो प्राप्त एक आयताकार मोहर है उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल एवं चन्होद्रो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जैसे हम लोगों का लिपि यानी कि हिंदी का लिपि क्या है आपका? हिंदी का लिपि देवनागरी है, पता ही होगा आपको। उसी तरह पंजाब की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन है। इसी तरह सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कहने का क्या मतलब हुआ है? इसका लिपि जो इस प्रकार डिजाइन किया हुआ था, सिर्फ चित्र ही चित्र था। यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। उसके बाद जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, यानी कि ये जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जब एक पंक्ति से अधिक पंक्ति हो जाता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी जो पंक्ति होती थी वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की जो उचित प्रणाली है ना वो विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता है वो सुमेरिया की सभ्यता थी। आप ये सुमेरिया की सभ्यता वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसमें देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो है ग्रिड पद्धति अपनाई हुई थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए कैसी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अच्छा, घरों के जो दरवाजे हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में, और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर, यानी कि सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल एक ही ऐसा नगर था जिनका नाम लोथल था। इनके घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अदरवाइज जितने भी वहां पे नगर थे उनकी जो दरवाजे या खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ को देखा गया है।
सैंधववासी मिठास के लिए यानी मिठाई के लिए शहद का ही प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हुए हल का जो साक्ष्य है वो बनमाली से देखने को मिला है। तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण देखने को मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सुतकोतदा है, कालीबंगन है एवं लोथल से, यानी कि सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से जो है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि घोड़े के चिन्ह मिले हैं वहां पे। और तौल की जो इकाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः 16 के अनुपात में बटा हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल दे रखा है, नदी दे रखा है और उत्खनन करता दे रखा है। अब देखिए हड़प्पा जो है प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी। हड़प्पा यानी कि रावी नदी के किनारे है। अभी इसकी स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। और उत्खनन कब हुआ था, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, वहीं पे फिर माधो स्वरूप वत्स आया 1926 में और व्हीलर आया 1940 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के स्थित सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया, मैके आया 1927 में और व्हीलर आया 1930 ईस्वी में। चन्हुद्रो जो है आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है, नवाब शाह जिला में। मैके ने इनकी खोज किया चन्हुद्रो की 1925 में और एनजी मजूमदार आए 1931 ईस्वी में। कालीबंगन जो है आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला यानी कि इंडिया में स्थित है। और इनकी जो खोज है कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष 1951 में, वहीं पे बी लाल एवं बी के थापर 1961 ईस्वी में किया था। कोटदीजी जो है आपका वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। कोटदीजी की जो खोज करता है फजल अहमद है 1953 ईस्वी में। रंगपुर जो है आपका मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में। रंगनाथ राव जो है रंगपुर के खोज करता है 1953 से 54 ईस्वी में। रोपर जो है आपका सतलज नदी के किनारे देखने को मिलता है, पंजाब का रोपर जिला। यज्ञदत्त शर्मा जो है रोपर का खोज करता है 1953 से लेके 56 ईस्वी में। लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव जो है 1954 ईस्वी में लोथल की खोज करता है। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में इसको खोज किया था। वहीं पे सूतकांगे डोर है दास्क नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। ऑरेल स्टाइन जो है सूतकांगे डोर को खोज किया था 1927 ईस्वी में। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में खोजा गया था। धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला यानी कि खादिर बेट द्वीप पर। जेपी जोशी 1967 से 68 ईस्वी में और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 ईस्वी में इसकी खोज किया था। सोतकाह जो है आपको शादी कौर नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 ईस्वी में इसको खोजा गया था। दोस्तों ये नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा, खोजकर्ता और ये जो प्रमुख स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। सैंधव सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या कहिए तो भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो वर्णित है मेलुहा शब्द, इनका अभिप्राय पता है किस चीज से है, तो ये है सिंधु सभ्यता से। ठीक है,
और संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। सैंधव सभ्यता का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी कि पिगट के अकॉर्डिंग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इधर देखिए सिंधु काल में जो है विदेशी व्यापार भी होता था। तांबा जो है आपको खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से लाया जाता था। चांदी, वही चांदी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। सोना जो है आपका कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था, यानी कि आयात होता था। और टीन जो है आपका अफगानिस्तान और ईरान से। वहीं पे गोमेद की बात करेंगे तो सौराष्ट्र से आयात होता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आयात होता था। सीसा जो है ईरान से आयात होता था। उसके बाद जो है इसमें वृक्ष पूजा जो है एवं शिव पूजा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलता है। किस सभ्यता में? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलता होगा, ऐसे करके है, यही है आपका स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है और इस चिन्ह से जो है सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो है मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी कहने से मतलब है माँ की पूजा करना। पशुओं में जो है कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए जो है पशुओं में कुबर वाला जो सांड होता था उसकी पूजा जो है विशेष रूप से किया जाता था। स्त्री मृण मूर्तियों यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है ना मातृ सत्तात्मक था। यानी कि मिट्टी की मूर्तियां किसकी किसकी मिली है? तो स्त्री की। तो स्त्री की जो ज्यादा मात्रा में मिट्टी की मूर्तियां मिली है, इससे अनुमान लगाया जाता है जो सैंधव समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। यानी कि महिलाएं का वर्चस्व था उस समय। सैंधव वासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का जो है प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए जो है सैंधव वासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, या फिर आप कहिए चौपर या फिर पासा, ये सब खेलना जो है वहाँ बहुत ही प्रचलित था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ध्यान से समझिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और इसमें पूछेगा किस चीज से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग, तो आपको ध्यान रखना है इसमें तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन जो है एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला जो शहर है सामान्य लोगों के रहने हेतु भी था और ये भी आपका किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां और यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण आपको देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जो है सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी कि दोनों प्रथाएं जो है प्रचलित थी। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और लोथल एवं कालीबंगा में जो है युग्म समाधियां मिली है। युग्म समाधियां कहने का मतलब एक साथ महिला और पुरुष की समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का जो संभवतः कारण बताया जाता है वो बाढ़ बताया जाता है, यानी कि फ्लड। आग में पकी हुई मिट्टी को जो है टेरा कोटा कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता
अभी हमने देखा, अब इसके बाद देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। आइए जानते हैं वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक काल का जो विभाजन है दो भागों में किया गया था। पहला तो भाग था ऋग्वैदिक काल, जिसका समय था 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक। वहीं पे 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। वहीं पे उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना है वो मध्य एशिया को ही माना है। और आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत भाषा थी। जैसे हम लोगों का हिंदी भाषा है, इसी तरह आर्यों का जो भाषा है वो संस्कृत थी। उसके बाद आर्य जो है शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, यानी आर्य शब्द जो है भाषा समूह को यानी लैंग्वेज ग्रुप को क्या करता है, तो इंडिकेट करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का जो आरोही क्रम है इन 5 भागों में बांटा था। अब कौन 5 भाग में बटा था, तो पहला आपका कुल था, ग्राम था, विष था, जन था और राष्ट्र था। यानी कि ये आरोही क्रम में व्यवस्थित थे आर्यों के प्रशासनिक इकाई। ग्राम के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामीणी कहा जाता था। तो विष का जो प्रधान होता था विषपति कहलाता था। और जन के शासक को राजन कहा जाता था। उसके बाद है आपका राज्याधिकारियों में जो है पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी जो थे रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या जो है राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब जो है दुर्गपति और एस्पस जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वहीं पे वाजपति की बात करते हैं तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र जो है वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह जो है राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में जो है किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ देखिए दिशा दे रखा है, उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम है। यानी कि पूर्व दिशा का जो है उत्तर वैदिक में नाम क्या था, उत्तर वैदिक शब्द में प्राची। हम लोग पूर्व कहते हैं और उत्तर वैदिक जो शब्द है पूर्व में, पूर्व का उत्तर वैदिक शब्द प्राची, यानी कि उन लोग पूर्व को प्राची कहता था। और राजा का नाम सम्राट होता था। वहीं पे पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था। और राजा का नाम आपको स्वराष्ट्र कहा जाता था। वही बात उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर को उदीची कहा जाता था। और वहाँ का राजा नहीं, मतलब राजा जो उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो विराट के नाम से जाना जाता था। वहीं पे मध्य की बात करते हैं, मध्य दिशा की, तो यहाँ पे अभी वर्णन नहीं किया गया है उत्तर वैदिक शब्द का, सिर्फ राजा का नाम का वर्णन है, तो राजा कहा जाता था। और दक्षिण में आपको भोज कहा जाता था। उसके बाद आपका सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और इसके अध्यक्ष को जो है ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो है सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, यानी कि स्त्री को जो है सभा में या फिर कहिए समितियां में भाग लेने की छूट प्रदान थी। युद्ध में जो है कबीले का नेतृत्व राजा करता था। और युद्ध के लिए जो है कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। यानी कि गविष्टि का अर्थ क्या होता है, तो गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और यह युद्ध जो है पुरुषनी या फिर आप उनको रावी कहिए, इसी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तो दशराग्य युद्ध।
जिसमें विजय कौन हुआ था? तो सुदास विजय हुआ था। उपनिषद की जो कुल संख्या है 108 है। वहीं पे महापुराणों की जो संख्या है वो 18 है। तो वेदांग की संख्या कुल 6 है। दोस्तों, यदि आपको विजिबिलिटी अच्छा नहीं दिख रहा होगा या क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको पेज, तो आप क्या करिएगा, एडवांस में जा करके आपको अपना थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 480 पिक्सल कर लीजिएगा या फिर 720 कर लीजिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद है आपका ऋग्वेद समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये 4 वर्ण कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यह विभाजन जो है व्यवसाय पर आधारित होता था। और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है ना, उसमें पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, तो वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल कहलाती थी, जिसका मुखिया जो है पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां जो है इस काल में, यानी वैदिक काल की बात हो रही है, तो अपने पति के साथ जो है यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था वैदिक सभ्यता में। विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। किस समय? तो वैदिक सभ्यता में। उसके बाद स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में आपको लोपामुद्रा का, घोषा का, सिकता का, आपला का एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन देखने को मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। और जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसे उपाध्याय कहलाता था। अब यहाँ पे प्रमुख दर्शन है एवं उनके प्रवर्तक है। तो चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो चार्वाक है। योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो पतंजलि है। वहीं पे सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है कपिल है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है गौतम है। वहीं पे पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है। उसके बाद हम आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? तो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णिस्र। अच्छा, अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? निबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के जो है मुख्य साधन थे संगीत थे, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था एवं धुत क्रीड़ा था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। यानी कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कनाद को। गाय को अधन्या, यानी कि गाय को अधन्या का मतलब होता है नौ मारे जाने योग्य पशु, इसकी श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन था? तो घोड़ा था। और सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबे को जो है लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियां देखिए, प्राचीन नाम है और अभी प्रेजेंट टाइम में आधुनिक नाम दे रखा है। यानी कि कुब्र 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 का जो आधुनिक नाम है वो कुर्रम है। वहीं पे कुबा की जो आधुनिक नाम है काबुल है। वितस्ता नदी की जो आधुनिक नाम है वो झेलम है। आस्किनी नदी का जो आधुनिक नाम है वो चिनाब है। पुरुषनी नदी का जो नाम है वो रावी है आधुनिक समय में। और शतुद्री नदी का आधुनिक समय में सतलज नदी नाम है।
वहीं पे विपाशा की बात करेंगे तो व्यास नदी नाम है आधुनिक समय में। उसके बाद आपका है सदा नीरा नदी, आधुनिक समय में नाम है गंडक नदी। दृश्यवती नदी, आधुनिक समय में नाम है घग्गर नदी। गोमती नदी, आधुनिक समय में नाम है गोमल नदी। सुवस्तु नदी, आधुनिक समय में है स्वात नदी नाम। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति जो होता था उसको पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है वो प्रचलित थी। ऋण देकर लेने वाले को वेकनौट, यानी वेकनौट का मतलब होता है सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद में जो है उल्लेखित नदियों में सरस्वती जो है सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है ना, एक बार हुआ है, और यमुना का उल्लेख जो है कुल 3 बार हुआ है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख है सर्वाधिक बार देखने को मिला है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। और विष्णु की जो 3 पगों की कल्पना का जो विकास है वो किस काल में देखने को मिला है, तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो राजा के राज्याभिषेक के समय जो है राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन देवता है, समझिएगा इसको। इंद्र देवता जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। वहीं पे अग्नि देवता जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराता था। वरुण देवता की बात करते हैं तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता था। कौन? तो वरुण देवता। वहीं पे धौ देवता की बात करेंगे तो आकाश का देवता था जो सबसे प्राचीन था। सोम देवता जो है वनस्पति देवता था। उषा देवता जो है प्रगति एवं उत्थान देवता था। अश्विन की बात करेंगे तो विपत्तियों को हरने वाला देवता था। पूषण की बात करते हैं तो पशुओं का देवता था। कौन? पूषण। उसके बाद आपका है विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। मरुत जो है मरुत देवता आंधी तूफान का देवता था। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला है उत्तर वैदिक काल में। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना गया है। यानी कि सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन किसे माना गया है, तो सांख्य दर्शन को। इसके अनुसार जो है मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो सत्यमेव जयते आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद से यानी कि मुंडकोपनिषद से ही यज्ञ की तुलना 49 से की गई है। उसके बाद ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से देखने को मिला है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। उसके बाद देखते हैं श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर जो है प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर है वहां पे सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य आपको 2 है, तो 2 कौन से महाकाव्य है? एक तो महाभारत है, दूसरा रामायण है। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है आपका, या फिर उसको कहिए जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म हुआ वो उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद है दर्शन विचारधाराएं। रूढ़िवाद विचारधारा, अब इसका क्या मतलब होता है देखते हैं।
रूढ़िवाद विचारधारा जो है इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। यानी कि जैसा लिखा गया था या जिस हिसाब से पूर्वज मानते थे उसी हिसाब से रूढ़िवाद का मतलब वही होता है। इनके अनुसार जो है यानी रूढ़िवाद विचारधारा के अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा जो है सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ है गिनना, सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है गिनना। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा जो है ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा जो है द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा जो है आपको आत्मा तथा परमात्मा दो पृथक सत्ताएं हैं। आत्मा और परमात्मा जो है दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है और इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला तो प्रत्यक्ष अनुभूति है, दूसरा है आपका अनुमान यानी कि निष्कर्ष और तीसरा है शब्द यानी कि श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। इधर एक टेबल दे रखा है, इस टेबल को देखिए क्या लिखा गया है। इधर दर्शन विचारधाराएं हैं यानी कि रूढ़िवादी और आस्तिक है, इधर नास्तिक है। तो रूढ़िवादी आस्तिक में सांख्य दर्शन था, योग दर्शन था, न्याय दर्शन था, वैशेषिक दर्शन था, मीमांसा दर्शन था, वेदांत दर्शन था। यानी कि रूढ़िवादी आस्तिक में जो है सांख्य था, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन था। यानी कुल 6 दर्शन था। वहीं पे नास्तिक की बात जब हम करेंगे तो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, लोकायत था, अज्ञान था, आजीवक था। ये सभी जो है आपका नास्तिक थे। उसके बाद इधर जो नीचे में टेबल एक दे रखा है, जो दर्शन जो है इसके प्रवर्तक, इधर दर्शन है और इसके इधर प्रवर्तक है। यानी कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल है, वहीं पे योग दर्शन के जो प्रवर्तक है पतंजलि है, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है गौतम है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है कनाद है, मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो जैमिनी है, वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है वो बादरायन है। उसके बाद इधर देखिए योग विचारधारा। अब योग विचारधारा क्या है? तो इसके अनुसार जो है मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। या तो अपना शारीरिक प्रयोग करेगा या फिर अपना ध्यान का प्रयोग करेगा, इससे इससे जो है मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम। इसका मतलब क्या होता है? यम जो है स्व नियंत्रण का अभ्यास करना। वहीं पर नियम है, नियम का अर्थ है व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है विषय का चयन। और उसके बाद है धारणा यानी कि मन को स्थिर करना। उसके बाद है ध्यान, ध्यान का मतलब होता है चयनित विषय पर ध्यान एकाग्रित करना। उसके बाद है समाधि यानी कि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण होता है। उसके बाद है न्याय विचारधारा। न्याय विचारधारा जो है आपका, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा में यानी कि न्याय विचारधारा में इनका मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। उसके बाद है आपका वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा क्या है वो देखिए। यह विचारधारा जो है ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है और इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल,
पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है और इस विचारधारा का जो दृष्टिकोण है वह अत्यंत वैज्ञानिक है और इसके द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ था। उसके बाद मीमांसा विचारधारा है। तो मीमांसा विचारधारा जो है, मीमांसा का वास्तविक अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन, यानी कि विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। यानी मीमांसा विचारधारा में तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन और अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी और इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु जो है व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसीलिए जो है इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। उसके बाद जो है ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में भी किया गया है। उसके बाद है आपका वेदांत विचारधारा। आइए इसका मतलब देख लेते हैं। वेदांत विचारधारा जो है इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ जो है बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र थे। वेदांत विचारधारा के अनुसार जो है ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या फिर माया है। इनके अकॉर्डिंग जो है स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। उसके बाद नास्तिक विचारधारा की बात करते हैं तो ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। उसके बाद है लोकायत दर्शन या फिर चार्वाक विचारधारा। अब इसका क्या मतलब होता है आइए देखते हैं। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी, यानी कि लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, इसकी नींव जो है बृहस्पति ने रखी थी। इसकी चर्चा जो है वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखने को मिलता है। इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड में केवल 4 ही तत्व है। वो 4 तत्व, पहला आपका अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और वायु है। इस विचारधारा के समर्थक जो है, यानी कि चार्वाक विचारधारा के जो समर्थक है, आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। चार्वाक विचारधारा के अनुसार जो है इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसीलिए मृत्यु जो है मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने खाओ, पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए, खाओ, पियो और मस्त रहो, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो चार्वाक विचारधारा के लोगों ने। उसके बाद है अज्ञान, यानी कि कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता जो है सर्वोत्तम है। अनभिज्ञता कहने से क्या मतलब? जो कुछ नहीं जानता हो। उसके बाद है आजीवक। आजीवक क्या है? तो इसकी स्थापना जो है मखली पुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई थी। ये जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं और बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती जो है आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार जो है इसके अनुयायी थे। किसके? तो आजीवक संप्रदाय के। अशोक जो है 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का ही उल्लेख देखने को मिलता है।
वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्रों का ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है और इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानय प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। यानी कि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मा सूत्र, इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अब महाजनपद का उदय। देखिए क्या है महाजनपद का उदय। यानी कि कुल महाजनपद जो है भारतवर्ष में 16 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए इधर महाजनपद है, राजधानी है, उसके बाद क्षेत्र दे रखा है, यानी कि आधुनिक स्थान प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थित है। अंग महाजनपद जो है इनकी राजधानी चंपा थी, जो कि भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में थे बिहार में। वहीं पे मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या फिर कहिए राजगृह थी, जो कि पटना और गया का क्षेत्र था बिहार में। काशी महाजनपद की जो राजधानी है वह वाराणसी है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वहीं पे वत्स की बात करेंगे, वत्स महाजनपद की, तो इनकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। तो वज्जी वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला, या तो वैशाली कहिए या विदेह कहिए या मिथिला कहिए। वैशाली जो है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है बिहार राज्य में। कौशल देश की बात करते हैं, कौशल महाजनपद की, इनकी राजधानी श्रावस्ती है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में। अवंती जो है इनकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है, मालवा मध्य प्रदेश आधुनिक समय में। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है वो कुशावती है। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पंचाल महाजनपद की जो राजधानी है वो अहिच्छत्र, कामपिल्य है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। वहीं पे चेदी की बात करेंगे, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है, बुंदेलखंड यूपी में। उसके बाद आपका कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है विराटनगर है, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद आपको कम्बोज, कम्बोज जो है महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र में। सुरसेन जो है इनकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा जो कि यूपी पर स्थित है। असमक, असमक महाजनपद की जो राजधानी है वो पोटली या फिर आप पोतन कह सकते हैं। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। कौन? तो असमक, जिनकी राजधानी पोटली या फिर पोतन थी। उसके बाद है गांधार, और गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। और इनके क्षेत्र थे रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों ये था 16 महाजनपद। तो आज का एंशियंट हिस्ट्री में आपका यहीं पे एंड हो रहा है। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में पढ़े हैं। इसके आगे पुनः लेके आएंगे आपको एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।